हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके कुछ दिन पहले मैंने एक एनसीईआरटी का वीडियो डाला था, क्लास 6 का और लेसन 1 का, सौरमंडल में पृथ्वी। जब वो क्लास हो रही थी तो बीच में ही कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास स्थगित कर दी गई, समाप्त हो गई, बीच में ही रुक गई। और उसके बाद मुझे लगा कि उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसी वजह से मैंने सोचा कि उसका अगला पार्ट यानी उसको पूरा का पूरा वो जो लेसन 1 है कक्षा 6 का ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूं। और उसी के क्रम में मैं आज उसके आगे का जो टॉपिक है वो लेकर आया हूं, जिसमें से जो टॉपिक उस दिन मैं समझा रहा था बच गया था, उसी टॉपिक को मैं फिर से समझा देता हूं यहाँ पे। उसमें मैं समझा रहा था कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। जैसे देखिए, जब हम आकाश में देखते हैं तो आकाश में बहुत सारे हमें तारे दिखाई देते हैं और उन्हीं तारों के माध्यम से बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। यानी जो तारे होते हैं वो बहुत तरीके से आकृति आकार बनाए हुए रखते हैं और उन्हीं आकृतियों को हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगर उनमें से देखा जाए नक्षत्र मंडल में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, तो नाम याद रखेगा अर्सा मेजर या बिग वियर। ये एक नक्षत्र मंडल है और उसी का एक भाग है जो बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है, जिसका नाम है स्मॉल वियर या सप्तऋषि मंडल। आप लोग आसमान में जब देखते हैं तो आपको सप्तऋषि दिखाई देते हैं कि नहीं? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि यानी 7 तारों का समूह मिल करके एक आकृति बनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल या नक्षत्र मंडल, या उसी को हम लोग स्मॉल वियर कहते हैं। जब हम इसके आगे देखते हैं तो आप उसी सप्तऋषि मंडल यानी सप्तऋषि की सहायता से ही आप ध्रुव तारे की स्थिति को पता कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में जो पूर्वज लोग थे, जिस समय दिशा का निर्धारण सही से नहीं किया, यानी पता ही नहीं चलता था कि लोग किस दिशा में जाएं किस दिशा में न जाएं, उस समय ध्रुव तारे की सहायता से लोग अपनी यात्राएं यानी रात में यात्राएं करते थे। तो लोग पता कैसे करते थे? उसके लिए एक माध्यम होता था, आपके जो ये नक्षत्र मंडल यानी जो सप्तऋषि हैं, इन्हीं के द्वारा। सप्तऋषि का मतलब 7 तारे। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और इन्हीं सप्तऋषि मंडल के जो ये संकेतक तारे, संकेतक मतलब ये जो दोनों आपको तारे दिख रहे हैं, इन तारों की सहायता से, यानी जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर आप देखें, बिल्कुल सीध में देखें, तो इन्हीं संकेतक मंडल जो तारे हैं उन्हीं के द्वारा बिल्कुल सीध में, यानी आपको ये उत्तर दिशा में, कहाँ पे? ये उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देगा, थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है, जिसका नाम है ध्रुव तारा। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यानी उत्तर दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है। अगर ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसका मतलब है कि इधर वाली दिशा हमारी पूर्व कहलाएगी और इधर वाली दिशा क्या कहलाती है? पश्चिम। दिशाओं का निर्धारण हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि आप कहीं भी खड़े, जैसे कि जो हमारा सूर्य है वो पूर्व से निकलता है, तो सूर्य जहां से निकलता है वो तो आपको पता ही होगा। तो आप बस बिल्कुल जिधर सूर्य निकलता है उधर आप अपने दाएं हाथ को कर लीजिए। दायां आपका क्या हो गया? पूर्व। बायां हाथ हो गया आपका पश्चिम। सामने की तरफ उत्तर और हमारे पीछे दक्षिण। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया उत्तर, यानी हमारा मान लीजिए सामने है उत्तर, दाएं की तरफ पूर्व, बाएं की तरफ पश्चिम, और नीचे या हमारे पीछे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। यानी सप्तऋषि तारों की सहायता से, यानी इसके जो संकेतक तारे हैं, इसकी सहायता से हम एक काल्पनिक रेखा खींच करके हम ध्रुव तारे की स्थिति को हम लोग जान सकते हैं। तो प्राचीन समय में लोग ऐसे ही रात में या तारों की सहायता से यात्राएं करते थे और लोग भूलते भी नहीं थे। दिशाओं का ज्ञान न होने की वजह से भी मतलब कि कुछ स्थितियां पैदा हो जाती थी, बट कोई बात नहीं होती थी। वो लोग क्या करते थे? इस ध्रुव तारे को एक संकेत मान करके अपने उत्तर दिशा के, तो या उत्तर जाएं, चाहे पूरब जाएं, चाहे पश्चिम जाएं, किसी भी दिशा में जाएं, आसानी से पहुंच जाते थे। अगर ये समझ आए तो हम आगे देखते हैं। देखिए, होता क्या है
कि अगला टॉपिक हमारा है सौर मंडल। उस दिन मैंने सौर मंडल के बारे में कुछ चीजें आपसे बताई थी, जिसमें से मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जैसे कि सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। तो देखिए सौर मंडल में हमारे क्या हो गए, सूर्य आ गया। सूर्य के बाद जो ये आपको बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे ग्रह हैं। और इन ग्रहों के कुछ उपग्रह भी होते हैं, जैसे कि और किसी का अगर हम लोग बाद में देखेंगे और सभी का, बट अभी को देखने के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये है हमारा चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। इसका हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। तो सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, साथ ही साथ में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के साथ में आपके आते हैं उल्का पिंड। लगभग ये सभी मिल करके हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आइए छोटी छोटी चीजें बिल्कुल संक्षेप में लगभग इन सभी के बारे में समझते हैं कि ये इनकी खासियत या विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि जो ये सूर्य है क्या है, एक तारा है। क्या है, एक तारा। तारे क्या कहे जाते हैं, यानी तारे क्या हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एक खगोलीय पिंड है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश और उष्मा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है ये, बिल्कुल ऐसे ही आपको बस जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे आप लोगों को बस याद रखना है कि तारे होते क्या है, यानी जिनमें अपना प्रकाश व उष्मा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जिनमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होती उसे हम लोग ग्रह या उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों में भी अपना स्वयं का प्रकाश या उष्मा नहीं पाई जाती है, वो भी किसी न किसी तारे की सहायता से ही चमकते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी चमकती है, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई स्वयं का प्रकाश या उष्मा नहीं है। वह किसके प्रकाश से चमकती है, तो वो हमारे जो एक तारा है, यानी सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है, सूर्य। और इसी सूर्य के प्रकाश की वजह से लगभग जितने भी ग्रह हैं उस सारे के सारे ग्रह क्या है, वो चमकते हैं। यानी पूरे के पूरे सौरमंडल का एकमात्र यानी जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा क्या है, सूर्य है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझिए कि जैसे कि ये हमारा सूर्य है और ये सारे के सारे ग्रह हैं, आप देख रहे होंगे कि लगभग जैसे मैंने बना दिया कि एक क्रम में नहीं है, सब आगे पीछे इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, तो दिशाएं एक साइड नहीं है, एक तरफा नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये सूर्य है, तो क्या जरूरी था कि ये सारे के सारे ग्रह हमारे सूर्य के पास ही रहें, नहीं, ये जरूरी नहीं था। क्योंकि क्यों है, ये भी तो जानने वाली बात है कि क्यों है ऐसा, कि सारे के सारे जो ग्रह उपग्रह इत्यादि हैं वो सूर्य का ही चक्कर क्यों लगा रहे हैं। कारण एक, जैसे हम लोगों ने सुना कि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर कोई भी खगोलीय पिंड या कोई भी वस्तु है, अगर उसमें द्रव्यमान है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि अगर दो पिंड हैं और दोनों पिंडों में क्या है, अगर द्रव्यमान पाया गया तो दोनों पिंड क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि अगर किसी पिंड में द्रव्यमान पाया जाता है तो क्या होता है, उस पिंडों में आकर्षण बल पाया जाता है। तो सूर्य में क्या है, द्रव्यमान है, और उसी द्रव्यमान की वजह से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सारे के सारे जो ग्रह उपग्रह या क्षुद्र ग्रह इत्यादि हैं, उस सारे के सारे ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सौर यानी सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया कि सभी ग्रह उपग्रह सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या सूर्य के खिंचाव बल के कारण। क्योंकि सूर्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रहों को बांधे रखी हुई, उसको बाहर या दूर नहीं जाने देती। समझ में आ रहा। उसके बाद हम ये समझते हैं कि सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है,
बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, इसको याद रखिएगा क्योंकि कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहा है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जब हम और ज्यादा हाई लेवल की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल विस्तृत रूप से। ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज है, आपको बस मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आगे आने वाली जो क्लासेस आएंगी जिसमें आपको सौरमंडल पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए ग्रहों के बारे में या तारों के बारे में। इसको बस आप ऐसे ही याद रखिए, अपने माइंड में रखिए कि सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, ऐसा एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र। नीला ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है या जिस पर हम लोग रहते हैं, हम लोग निवास करते हैं, जिसका वातावरण जीवन के अनुकूल है। और किसी भी साइंटिस्ट लोग मंगल ग्रह पर तलाश कर रहे हैं जीवन की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन संभव है उसी प्रकार से मंगल ग्रह पे अभी जीवन उतने ही वास्तविक तरीके से संभव नहीं है। तो नीला ग्रह हमारा पृथ्वी है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगभग 2/3 सतह पानी से घिरी हुई है, यानी लगभग 71% के लगभग पूरा के पूरा जल ही भरा हुआ है। लगभग 29% के लगभग हमारा महाद्वीप समझिए, जो हमारा सूखा स्थल खंड है, बस उतना ही है। इसी वजह से जब आकाश में देखते हैं, आकाश से देखते हैं, तो नील जल के कारण ही हमारी ये पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती। उसके बाद जब मंगल है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को कभी कभी पीला, कभी कभी नारंगी, और शनि को कभी काला, कभी पीला। अरुण को लगभग जुड़वा ग्रह इत्यादि टाइप के कहे जाते हैं, यानी हरियाली होती है, यानी हरे हरे टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये आपको क्षुद्र ग्रह दिखते हैं, ये कुछ और नहीं है। ये पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उन्हीं ग्रहों में विस्फोट के कारण ये बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे पिंड बनकर निकल कर आ गए, और वो क्या हुए, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जाकर के स्थित हो गए। और जिस प्रकार से ग्रह उपग्रह इत्यादि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह भी हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में पता चल गया, वो किसकी किसकी कक्षा के बीच स्थित हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित हैं। ठीक है, अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें ग्रहों का क्रम क्या है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया है, क्या बताया, यानी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सबसे दूर वरुण, सबसे पास बुध। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, शुक्र के बारे में मैं बताना चाहता हूं। शुक्र की जो आकार व आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसी वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी ये शुक्र जो है, यहां पे मैं नोट कर देता हूं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसी को साज का तारा कहते हैं, इसी को भोर का तारा कहते हैं, इसी को पृथ्वी की भगिनी या बहन कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, पृथ्वी का जुड़वा मतलब पृथ्वी की आकृति और आकार में लगभग शुक्र समान है, इसे जो जुड़वा ग्रह है। आपको साज के समान जो चमकीला तारा के रूप में दिखाई देता है वो शुक्र है। भोर में जब देखेंगे तो भोर का तारा भी शुक्र है, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। पृथ्वी की भगनी या बहन कौन है? शुक्र है। इस तरीके से हम शुक्र के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूरी के हिसाब से हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और समझ जाइए यहाँ पे कि उल्का पिंड क्या कहलाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड होते क्या हैं? जैसे उल्का पिंड कुछ और नहीं, बस छोटे छोटे, मतलब कि बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं या छोटे छोटे
पत्थर के टुकड़े या ऐसे ही खगोलीय पिंड हैं जो इस तरीके से कोई निश्चित इनका पथ नहीं होता है, इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य के साथ साथ चक्कर लगाते रहते हैं। और होता क्या है कि कभी कभी ये चक्कर लगाते लगाते हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही ये हमारे वायुमंडल के मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, तैसे ही ये घर्षण के कारण ये पिंड जल जाते हैं। और जलने के कारण इनमें क्या होता है, एक कह सकते हैं कि एक तारे जैसे हम लोग कहते नहीं है कि टूटता हुआ तारा, ये और कुछ नहीं होता, ये हमारे उल्का पिंड होते हैं। यानी जब ये पिंड हमारे मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो ये पिंड क्या होते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं, जो एक टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। और कभी कभी ये पिंड इतने बड़े होते हैं कि पूरे के पूरे नहीं जल पाते और जाकर के पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, यानी गड्ढे बन जाते हैं। तो उल्का पिंड भी एक खगोलीय पिंड ही है जो सूर्य का चक्कर लगाता रहता है, लेकिन पथ इसका अनियमित होता है। मैंने ये भी बताया था कि ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अगर ये जानना है तो आप मेरे सौरमंडल या जो इस टॉपिक के जो पिछला वाला वीडियो आप उसको जरूर देखिएगा। बड़ा ही आसानी से, बड़ा ही आराम से, धीरे धीरे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उसको जब देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको कुछ ज्यादा पसंद आएगी और समझ में आएगी। अब देखिए, अब क्या है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो देखिए पृथ्वी की आकृति कुछ इस तरीके से, यानी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गोली नहीं है, उत्तर और दक्षिण की तरफ थोड़ी सी चपटी, इस तरीके से चपटी है, नारंगी के समान है। और ये जो पृथ्वी की आकृति है, यानी यह जो पृथ्वी की आकृति है, इस आकृति को हम लोग जियाड या भू आभ कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये हमारी पृथ्वी की आकृति है, यानी पृथ्वी के समान जो ये आकार है, उस जैसी आकृति को हम लोग जियाड या भू आभ कहते हैं। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। जब अगर हम सौरमंडल के बारे में समझ गए कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, वो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं, साथ ही साथ में अपने भी स्थान पर इस तरीके से घूमते रहते हैं। इसमें से दो महत्वपूर्ण बातें और याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी पहले लेसन में आपका ये नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं, नोट करके आप याद रखिएगा कि जितने भी ग्रह हैं, जिसमें से आप अगर शुक्र और अरुण इन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह क्या करते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। यानी अपने ही अक्ष पर किस तरफ से किस तरफ घूमते हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते, सॉरी पूर्व से पश्चिम लिख दिया, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। और जो ये हमारे शुक्र और अरुण हैं, ये हमारे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे हमारी पृथ्वी पर सूर्य किधर उदय होता है, पूर्व की तरफ, यानी जितने भी ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, वहां पे जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की तरफ होगा। और जो ग्रह हैं हमारे जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, वहां पे जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए, तो दो बातें समझ में आई। एक बात कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, और जितने भी ग्रह हैं वो अपने भी अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। तो दो तरीके से हम लोग उसकी अवधि देखेंगे। एक अवधि देखेंगे हम लोग क्या, परिक्रमण अवधि, और एक देखेंगे हम परिभ्रमण अवधि। इस परिभ्रमण अवधि को ही हम लोग कहते हैं
घूर्णन अवधि या घूर्णन काल, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं अक्षीय गति। क्या कहते हैं? अक्षीय गति। तो सबसे पहला है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह परिक्रमण मतलब होता है सूर्य के चारों ओर, और परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही चारों ओर, यानी अपना ही, जैसे कि हम अच्छा है, ये अच्छा हो गया, इस तरीके से अपने ही तरफ, अपने ही अक्ष पर घूमना। पहला है बुध। बुध जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है 88 दिन में, और अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है 59 दिन में। दूसरा है शुक्र। शुक्र लगाता है सूर्य का चक्कर 255 दिन में, और अपने ही अक्ष पर लगाता है 243 दिन में। तीसरा है आपकी पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, और एक दिन में अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है। अगला है आपका मंगल। मंगल जो है सूर्य का चक्कर 687 दिन में लगाता है, और अपने ही अक्ष पर लगभग पृथ्वी के समान एक ही दिन में घूम जाता है। अगला है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है 11 साल 11 महीने में सूर्य का चक्कर लगाता है, और अपने ही अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में घूम जाता है। अगला है आपका शनि। शनि जो है सूर्य का चक्कर 29 साल 5 महीने में लगाता है, और अपने ही अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में घूमता है। अगला है आपका अरुण। अरुण जो है आपका 84 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है, और अपने ही अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। और लास्ट है आपका वरुण, जो आपके 164 साल लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और अपने ही अक्ष पर लगभग 16 घंटे 7 मिनट में चक्कर लगा लेता है। यानी हमने ये क्या देखा? हमने ये देखा कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेते हैं, और अपने भी अक्ष पर कितने दिन में घूम जाते हैं। आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसी वजह से इसमें लगभग आप लगा के चले गया, क्योंकि इसमें जब हम लोग एडवांस लेवल की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट दर पॉइंट मिनट सेकेंड में भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आगे चलें तो हम लोग थोड़ी सी ग्रह के बारे में देखते हैं, ग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ग्रह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है। किससे आया है? प्लेनेटाई से आया है। यानी ग्रह को अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से मिलकर बना है, और यह जो प्लेनेटाई है इसका जो अर्थ है वो है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो देखिए उस वही अर्थ निकल रहा है कि जो चारों ओर घूमता हो, वही है हमारा ग्रह। तो ग्रह किस शब्द से आया है? प्लेनेटाई से। और किस भाषा से आया है? तो ये है हमारे ग्रीक भाषा से। अगर अगले स्लाइड पे देखें अगला टॉपिक, तो नाम है हमारा आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, यानी हमारी आकाश गंगा नाम मंदाकिनी है, यानी आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिखा है, यानी आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं, और साथ ही साथ में बादल व गैसों की एक सिस्टम यानी एक प्रणाली होती है। यानी आकाश गंगा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो आकाश गंगा में करोड़ों तारे पाए जाते हैं, बादल यानी गैसों का एक समूह यानी प्रणाली पाई जाती है, उन्हीं को मिला दिया जाए, उन्हीं का सम्मिलित रूप आकाश गंगा कहलाता है। और ये बता दिया कि उसके हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। और बात करें अगर इसका नामकरण कैसे किया गया है, आकाश गंगा ही क्यों कहते हैं, या क्या है ये इसका नामकरण है। आकाश गंगा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है। जिस प्रकार से हमारी धरती पर जैसे गंगा नदी बहती है, जैसे बहती नहीं है, जैसे इस तरीके से नदियां बहती हैं सर्पिलाकार में, ठीक है, उसी प्रकार से आकाश में देखेंगे तो एक प्रकाश की मतलब एक प्रकाश दिखाई देता है आपको आकाश में, जो एक नदी के समान दिखाई देता है। और इसी वजह से प्रकाश है
एक बहती नदी के रूप में है, इसी वजह से आकाश में दिखाई देगा। और गंगा नदी का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी आधार पे इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। कैसे पड़ा? आकाश और गंगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये क्या है, हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत कौन आएगा? बहुत सारी आकाश गंगाएं आएंगे, यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश गंगाएं आएंगी। आकाश गंगा में क्या पाया जाएगा? हमारा सौर मंडल आ जाएगा। और सौर मंडल में हमारी क्या आता है? हमारी पृथ्वी आ जाती है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं के अंतर्गत हमारा सौरमंडल, और सौरमंडल में ही हमारी क्या है? पृथ्वी स्थित है। और इसी पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निवास करते हैं, हमारा जीवन संभव है यही पृथ्वी पर। ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो एनसीईआरटी की जो ये पहली क्लास थी, जिसमें से मैंने पार्ट 1 कुछ दिन पहले करवाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो क्लास बीच में ही रुक गई, मैं इसको कंप्लीट नहीं करवा पाया था। तो उसको जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए ये क्लास जल्दी से कंप्लीट करवा दूं। और इसीलिए आज मैं इस क्लास को, यानी पहले पार्ट को, लेसन 1 को आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। और आप लोग इस दोनों यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जैसे जैसे हम एनसीईआरटी यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे, यही सारी की सारी चीजें, बल्कि छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम में आएंगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर समझ में आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, आप सभी लोग, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे किसी की भी वीडियो हो, आप लोग उसको पूरा देखिए। और पूरा देखने के बाद आप यकीन मानिए बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर अच्छा लगा, पसंद आए, तो आप लोग उसको क्या करना है, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगी कोई चीज़ तो आप जरूर लाइक करेंगे। और अगर लाइक कर दिया तो उसे शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही हम एक कोई नई वीडियोज लाते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत तेज, बहुत जल्दी और तुरंत मिल जाता है। इसलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को मत भूलिए। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यानी क्लास को यहीं खत्म करता हूं। आगे की वीडियो जैसे मेरी आएंगी, आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएंगी। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।